हाय एवरीवन, तो शाम के 6 बज चुके हैं और एनसीईआरटी हिडन लाइंस का वक्त हो चुका है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इंटेंसिव हिडन लाइंस पे जाएंगे। इंटेंसिव एज इन क्या, थोड़ा सा डिस्कशन भी बढ़ाएंगे बिकॉज आज मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन दोनों की कुछ ऐसी लाइनें जहां पर फंसते हो, जहां से सवाल आएंगे तो तुम थोड़ा परेशान हो सकते हो, उन लाइनों को कवर करेंगे। वीडियो का नियम याद रखना, वीडियो को आखिर तक देखो। वीडियो में जितने भी मैं लाइनें बताऊंगा, गिनो कितनी लाइनें बताई और उनमें से कितनों का तुम्हें परफेक्शन के साथ सब कुछ याद था, पता था। अपना स्कोर कैलकुलेट करना और कमेंट्स में डालना। शुरू करते हैं आप सबसे पहली लाइन को। बाकी जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। दिस इज माय चैनल, यू कैन ज्वाइन इन हियर फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, इससे मैं पेन दूसरी ले लूं, याद रखना इस चीज को, ज्वाइन जरूर कर लेना। बढ़ते हैं आज की पहली लाइन की तरफ। आज की जो हमारे पास सबसे पहली लाइन है, यहां पर है The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of energy. यार सबने पढ़ रखा है अच्छी तरह से कि ग्रेडियंट बनाओ, ग्रेडियंट को तोड़ो, ग्रेडियंट टूटेगा तो उसी से अपन एटीपी बनाते हैं, जिसे हम फोस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पर सवाल क्या बन सकता है कि जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट होगा, इससे क्या होगा, यहां पर अपने को एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी से क्या होगा, कन्फर्मेशनल, उसके ओरिएंटेशन में चेंजेस आएंगे। और जब चेंजेस किस में आएंगे, CF1 में आएंगे। और इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली एटीपी बनेगा। तो ये कॉज इफेक्ट वाला सीक्वेंस है, बहुत जरूरी लाइन है, इसको गलती से भी ना भूलें। बढ़ते हैं हम लोग अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन अपने पास यहां पर है, ध्यान से देखना। मेल्विन केल्विन के बारे में डिस्कशन है। मैंने ऑलरेडी एक पहले अपने जो हिडन लाइंस में उसमें बैशम का नाम बताया था। ये टेक्स्ट में लिखा है, वो बैशम जो है समरी उसमें थे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। ध्यान देना इस लाइन की तरफ। यहां पर माता लिखती हैं कि द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 बाय हिम। ये हिम कौन है, केल्विन साहब। किसके ऊपर, एल्गल फोटोसिंथेसिस के ऊपर। यहां क्वेश्चन बनता है, बच्चे भूल जाते हैं, बोले सर हमें क्या पता कहां लिखा है किताब में। यहां लिखा है किताब में। क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव C14। किस पे किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस पे स्टडी किया। और इससे क्या हुआ कि पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, जिसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें ऐसे भी सवाल आते हैं कि अगर तुम कार्बन को रेडियो लेबल कर रहे हो तो सबसे पहला रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा, ये वही होगा जो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है। और प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट यहां पर कौन है, 3PGA की मैं बात कर रहा हूं। इसको भूलना मत, एक जरूरी लाइन, एक जरूरी डिस्कशन, इसको भूलने का नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ केल्विन का एक और कंट्रीब्यूशन है कि वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, जो अपन C3 साइकिल पढ़ते हैं, वो पूरा पाथवे। ऑल क्रेडिट टू दिस ग्रेट गाय मेल्विन केल्विन। बढ़ते हैं आज की अगली लाइन और सेट की तरफ। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताती है रुबीस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी एफिनिटी के बारे में कि ये कब ऑक्सीजनेज है, कब कार्बोक्सिलेज है, इसका प्यार ज्यादा CO2 से है कि इसका प्यार ज्यादा O2 से है। लाइनों को समझते हैं। माता लिखती है रुबीस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2। बहुत जरूरी लाइन, पेपर में आएगा तो भूलना मत। ज्यादा एफिनिटी किसके लिए, CO2 के लिए, भूलने का नहीं। अगली लाइन, when the CO2 O2 is nearly equal। ये है भयंकर जरूरी बात, बेटा याद रखना कि CO2 के लिए एफिनिटी मच ग्रेटर कब है, जब CO2 और O2 का रेशियो नियरली इक्वल हो। ये रेशियो बदलता है जब रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन बदलता है। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, भूलना मत इस चीज को। कल को कोई पूछ लेगा कि CO2 O2 रेशियो इज नॉट सिमिलर या तो नॉट नियरली इक्वल, ऐसा नहीं जब बोलेंगे तो ये चीज अपने आप बदल जाएगी, भूलना मत। बढ़ते हैं आज की अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन यहां पर है जो टेम्परेचर ऑप्टिमा, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में चर्चा है कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमा देन द प्लांट्स अडैप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। सबको पता है कि अगर मैं ये गोला धरती बनाता हूं तो ये रहा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक, ये रहा ट्रॉपिक, कैंसर, कैप्रिकॉन, ये ऊपर का पोलार रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलार रीजन, पोलार रीजन। ज्यादा गर्मी, ज्यादा धूप, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रॉपिकल प्लांट्स का टेम्परेचर ऑप्टिमा कंपैरेटिवली हायर होगा व्हेन यू कंपेयर इट विद द टेम्परेट क्लाइमेट्स। ये भी भूलने की बात नहीं, जरूरी बात। बढ़ते हैं आज की अगली लाइन की तरफ। माता की अगली लाइन का जो डिस्कशन है बहुत क्रिटिकल है।
ये लाइन में, ये आज का ये 3 लास्ट पॉइंट्स होंगे इस वाली हिडन लाइन के। थोड़ा मैं कहा ये डेप्थ और इंटेंसिव होने वाला है आज का हिडन लाइन, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से इसको। आगे माता यहां कहती हैं कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पौधे के पास लंग्स नहीं है, गिल्स नहीं है, पौधा सांस कैसे लेता है? क्यों नहीं है पौधे के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन? इसका कंक्लूजन एनसीईआरटी माता 3 पॉइंट्स में बताती हैं। सबसे पहला पॉइंट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। भूलना मत इस चीज को, बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि पौधे का पार्ट, हर पर्टिकुलर पार्ट अपनी गैसियस नीड का ख्याल खुद रख सकता है। जैसे अगर मैं पौधा होता तो मेरे यहाँ का सेल अगर अपना गैसियस नीड खुद पूरा करता तो क्या जरूरत थी लंग्स की? कोई नीड ही नहीं रहती। बात समझे? माता आगे लिखती है, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। बहुत मेजर लाइन, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड, बच्चों के आंखों से आंसू निकल आते हैं अगर करोगे नहीं, इसको ढंग से याद रखेंगे। दूसरी लाइन माता क्या लिखती हैं, ध्यान से सुनना। सेकंड, plants do not present great demands for its own gas exchange needs। तो पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि हर प्लांट का पार्ट अपने पार्ट के गैसियस रिक्वायरमेंट की पूर्ति खुद करता है। दूसरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट, यहां पर स्टेटमेंट है, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। जैसे रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू। इंपॉर्टेंट बात है, और यहां पर ये स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि ये इनका रेस्पिरेशन एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू, ठीक है। आगे की लाइन को भी पढ़ के बता रहा हूं, सुनना। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस में CO2 इन, O2 आउट, तभी गैस का एक्सचेंज हो रहा है। एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। यानी कि उसको कोई खास नीड नहीं है, तो डिमांड नहीं है, तो क्यों पौधा लंग्स और गिल्स लेके घूमेगा? दूसरा पॉइंट आई होप सो क्लियर है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। माता क्या लिखती है? माता कहती हैं कि द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। डिस्टेंस का फर्क यहां पर माता बताती है। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। मेजर पॉइंट कि पहली चीज मैंने क्या बताई? पहली चीज मैंने ये बताई कि हर पार्ट अपने नीड का ख्याल खुद रख लेता है। दूसरी चीज मैंने बोली डिमांड की समस्या। तीसरी चीज मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज व्हेन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट दैट ग्रेट। हर पर्टिकुलर पार्ट जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उससे काफी करीब है ऑलरेडी, सो एक्सचेंज कैन बी डन इन अ वेरी वेरी इजी वे। इसको याद रखना। बाकी अलग अलग पार्ट्स पर डिस्कशन है, इन तीनों पॉइंट्स को भूलना मत। अगर कोई डेप्थ में पेपर बनाएगा तो यहां से बढ़िया क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की आखिरी एनसीईआरटी लाइन की तरफ। आखिरी एनसीईआरटी लाइन आज की आती है कंपैरिजन के बारे में, जहां पर फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का कंपैरिजन है। माता लिखती हैं कि द NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na+। याद है ये रिएक्शन? वो अपना एनसीईआरटी में एक पीले रंग का डब्बा बना है जहां पर पायरुविक एसिड जो बन रहा है उसके बाद 2 एरो बने, एक तरफ लैक्टिक एसिड बन रहा है, एक तरफ C2H5OH एथेनॉल बन रहा है, अगर याद हो तो वहां पर ये चर्चा आती है कि अगर तुम वहां देखो तो NADH का NAD+ बनता है rather slowly in fermentation, and however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। एक मेजर डिफरेंशिएटर है, भूलने की गलती से भी नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी लाइन की तरफ। आखिरी 2 लाइन बताऊंगा। पहली लाइन कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स पढ़े ना, ग्लिसरॉल would enter the respiratory pathway as PAGL, phosphoglyceraldehyde। तो यानी अगर वो तुमने एक पीले रंग का डब्बा देखा है लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी में बना है जहां पर क्रेब्स साइकिल को मेटाबॉलिक सिंक डिस्क्राइब किया गया है, वहां पर तुम देखोगे तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों बने हैं। अब फैट से बना फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये रेस्पिरेटरी पाथवे में कहां एंटर करते हैं, ये डायग्राम और टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पागल, दैट इज फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसी के आगे एक लाइन और निकल के आती है कि फैटी एसिड्स वुड बी कन्वर्टेड टू एसिटिल कोएंजाइम A बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट। तो फैटी एसिड कैसे एंटर करेगा और तुम्हारा ग्लिसरॉल कैसे एंटर करेगा, ये तुम्हारे लिए काम की बात। तो आज हमने कितनी लाइनें कर ली, जरा हम देखते हैं एक बार। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10 लाइनों में से अपना, गलत भी गिन सकता हूं मैं, ध्यान रखना, हाँ अपना जोड़ लेना अगर ज्यादा कम हो तो, ठीक है। तो 10 लाइनों में तुम्हारा स्कोर क्या था, मुझे नीचे कमेंट्स में बिना बताए कोई भी बालक या बालिका नहीं जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो कमेंट्स में अपना स्कोर बताओ। बाकी ये सीरीज में हम रोज शाम को 6 बजे मिलते हैं और बढ़िया से एनसीईआरटी की लाइनों को चुन चुन के निपटा लेते हैं। यही सीरीज ढंग से कर लो और कॉम्प्लीमेंट करो इसको डार्विन सीरीज के साथ। जब ये दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तुम्हारे बढ़िया नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेट्स क्रैक इट गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और क्या करना, और पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। लेट्स क्रैक इट।